नमस्कार। सरफेस केमिस्ट्री के 12वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम। तो आज हम बात करने वाले हैं कोलाइडी विलयन के गुण की। तो कोलाइडी विलयन के गुण में सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है ब्राउनी गति। तो पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में सबसे पहले देखा कि कोलाइडी कणों की जो निरंतर और तीव्र जिगजैग गति, चूँकि जल में जो परिक्षेपित पॉलन ग्रेन्स है उसका जो अनवरत जो गमन हो रहा है उसे उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो यह गति किस कारण से उत्पन्न होती है, तो उन्होंने यह बताया कि ये जो तीव्र गति परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के कोलाइडी कण पर निरंतर टक्कर के कारण उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरूप कोलाइडी कणों में गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है और वह कभी भी पात्र में नीचे नहीं बैठ पाता है। और साथ ही हम देखते हैं कि यह विलयन को स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा। तो हम बात करने वाले हैं ब्राउनी गति की। हेडिंग करेंगे कोलाइडी विलयन के गुण, जिसमें पहला हम लोग लेंगे ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट। लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन 1827 ने सर्वप्रथम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से परिक्षेपण माध्यम में पॉलन ग्रेन के कणों की जिगजैग गति को देखा। यह गति मुख्य रूप से कोलाइडी कणों पर परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। एवं इस गति के कारण कोलाइडी विलयन में स्थायित्व मिलता है
तथा यह कोलाइडी कण को तथा इस गति के कारण कोलाइडी कण पात्र में कभी नीचे नहीं बैठते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है कि ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन 1827 ने सर्वप्रथम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से परिक्षेपण माध्यम में पोलन ग्रेन के कणों के जिगजैग गति को देखा। यह गति मुख्य रूप से कोलाइडी कण पर परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के टक्कर के कारण उत्पन्न होता है एवं इस गति के कारण कोलाइडी विलयन में स्थायित्व मिलता है। तो एकदम स्पष्ट है। अगर हम सीधे तौर पे इसके डिफिनेशन पर जाएं तो कोलाइडी कणों की निरंतर और तीव्र जिगजैग गति ब्राउनी गति कहलाती है। तो अर्थात हम कोलाइडी कणों की निरंतर तथा जिगजैग गति, तीव्र भी जोड़ सकते हैं, निरंतर तीव्र तथा जिगजैग गति ब्राउनी गति कहलाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम गतिजीय गुण के अंतर्गत भी रख सकते हैं। अब दूसरा जो गुण हम पढ़ने जा रहे हैं वह है टिंडल प्रभाव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि सॉल के कण प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण जब प्रकाश की किरण उस कोलाइडी विलयन पर पड़ती है या केंद्रित होती है तो प्रकाश का जो पथ है वह दिखाई पड़ने लगता है। फिर से हम देखें कि सॉल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, जिसमें जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन पर केंद्रित होती है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का पथ दिखाई पड़ता है। हम उदाहरण के तौर पर देखें तो सूर्य की किरण जब रोशनदान में से अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है, या आप देखें कि सिनेमा हॉल का प्रोजेक्टर लगा हुआ है और जब प्रकाश पर्दे पर पड़ता है या गिरता है तो हम देखते हैं कि प्रकाश के पथ में जो धूल के कण हैं वह तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही टिंडल प्रभाव है जिसका अनुप्रयोग है कि आज हम आकाश का रंग नीला देखते हैं और साथ ही जो भी कोलाइडी विलयन में अशुद्धि उपस्थित है जिसे हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके विभिन्न रंगों के कारण हम उसके अशुद्धि के कणों को देख पाते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं टिंडल प्रभाव। दूसरा हम लिख दें टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। डायरेक्ट लिखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन
के कारण जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन पर पड़ता है तो प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश की किरण रोशनदान में रोशनदान से अंधेरे कमरे में पड़ती है या सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर का प्रकाश पर्दे पर पड़ता है तो धूलकण या प्रकाश पुंज में उपस्थित धूलकण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो यह मुख्य रूप से संभव हो पाया प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हम पुनः इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन पर पड़ता है तो प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश की किरण रोशनदान से अंधेरे कमरे में पड़ती है या सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर का प्रकाश पर्दे पर पड़ता है तो प्रकाश पुंज में उपस्थित धूलकण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो यह मेरा टिंडल इफेक्ट हो गया। तो हम देखते हैं क्या कि जो आकाश का रंग नीला है और साथ ही विलयन में जो उपस्थित अशुद्धियां हैं वह भी अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम उसके कण को देख पा रहे हैं तो वह टिंडल प्रभाव का अनुप्रयोग है। मिटा देते हैं। लिखेंगे आकाश का नीला रंग तथा कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से टिंडल प्रभाव के कारण देखना संभव हो पाया है। और यह मुख्य रूप से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो एक लाइन में अगर हम डिफिनेशन देना चाहे टिंडल प्रभाव की तो जो सौल कण है, सौल कण का प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा या प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना
को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। लिखेंगे सौल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो ये भी मेरा स्पष्ट हो गया कि टिंडल प्रभाव क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं कि चूंकि हम प्रकाशीय गुण की चर्चा कर रहे हैं, तो प्रकाशीय गुण में अभी हमने आकाश के रंग की चर्चा की, तो अब हम अगले विशेषता के रूप में हम रंग ले सकते हैं। तो हम हेडिंग कर लेते हैं पहले और इसे मिटा देते हैं। चलिए, अब हम देखने जा रहे हैं रंग, तीसरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। देखते हैं क्या कि जो सॉल है, कोलाइडी कण है या बिलियन डायरेक्ट कहिए, तो रंग शब्द सदैव इसके एक समान नहीं होते हैं। रंग में हमेशा जो है हम परिवर्तन देखा करते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो कोलाइडी कण का आकार, साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रकाश स्रोत उस पर पड़ रहा है उसका तरंग दैर्ध्य कैसा है, मतलब वेवलेंथ कैसा है, और किस प्रकार से हम उस सॉल का निर्माण किए हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि वह प्रकाश किस डायरेक्शन से पड़ रहा है, प्रकाश परावर्तन का है या संचरण विधि द्वारा। कहने का मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है या जो ट्रांसमिटेड लाइट है, तो हम अलग अलग कर हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे दूध और जल का मिश्रण है, तो अगर परावर्तित प्रकाश के द्वारा देखा जाता है तो रंग नीला प्रतीत होता है, और वही हम संचरित प्रकाश द्वारा देखते हैं तो रंग लाल प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सॉल का रंग सदैव समान नहीं होता है, और इसका रंग कोलाइडी बिलियन के आकार पर, प्रकाश स्रोत के तरंग दैर्ध्य पर, और सॉल बनाने की विधि एवं परावर्तन और संचरण प्रकाश पर निर्भर करता है। तो हम लिखेंगे कोलाइडी सॉल का रंग हमेशा या सदैव एक समान नहीं होता है। इसके रंग परिवर्तन के मुख्य कारण पहला, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। दूसरा, कोलाइडी कणों का आकार। तीसरा, कोलाइडी सॉल बनाने की विधि। और चौथा, परावर्तन
तथा संचरण प्रकाश द्वारा देखा जाना। सीधे इस प्रकार से लिख देते हैं और निम्न बिंदुओं पर पड़ता है। देख लें कि कोलाइडी सॉल का रंग सदैव समान नहीं होता है। इसके रंग परिवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी सॉल बनाने की विधि और परावर्तन तथा संचरण प्रकाश। हम यहीं पर देखेंगे कि यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं कि जब दूध जल के मिश्रण को प्रकाश के परावर्तित किरण से देखते हैं तो नीला रंग दिखाई पड़ता है। वही संचरित मतलब ट्रांसमिटेड लाइट से देखने पर रंग लाल हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण हो गया कि हमने जो प्रकाशीय गुण देखा, तो प्रकाशीय गुण में रंग की चर्चा की कि सॉल का रंग हमेशा समान नहीं होता है और मुख्य रूप से कोलाइडी के कण का आकार कैसा है, प्रकाश स्रोत से तरंग दैर्घ्य मतलब प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्घ्य और सॉल बनाने की विधि और प्रकाश किस विधि से पड़ रही है, परावर्तित प्रकाश है कि संचरित प्रकाश है। और दूध तथा जल के मिश्रण को हमने देखा कि परावर्तित प्रकाश में हम जब देखते हैं तो नीला प्रतीत होता है, वही संचरित प्रकाश में देखे जाने पर यह लाल प्रतीत होता है। अब हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं इसी में, मतलब कोलाइडी विलयन के गुण में ही विद्युतीय गुण। तो विद्युतीय गुण मुख्य रूप से हम देखते हैं कि कोलाइडी कण पर विद्युत आवेश होता है और वह कैसा आवेश होता है इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहले मिटा देते हैं और लिखेंगे 4th पॉइंट, आवेश चार्ज। कोलाइडी कणों पर आवेश। तो हम बात करने वाले हैं आवेश की। हम देखते हैं कि जो कोलाइड कण है वह सदैव विद्युत आवेशित होता है और उसके कण पर किस प्रकार का आवेश है वह मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो कण उसमें उपस्थित है उसके आवेश की प्रकृति या तो धन आवेशित हो सकता है या ऋण आवेशित हो सकता है। तो इस प्रकार से हम दो वर्गों में इसे बांट सकते हैं। फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोलाइडी कण पर सदैव विद्युत आवेश होता है। तो जब आवेश होता है तो उसके सभी कण की प्रकृति पर वह निर्भर करता है कि वह धन आवेशित है या ऋण आवेशित है। कहने का मतलब कि कोलाइडी कणों के आवेश की प्रकृति के आधार पर हम दो प्रकार के सॉल को विभाजित कर सकते हैं, एक धन आवेशित सॉल और दूसरा ऋण आवेशित सॉल।
तो हम लिखेंगे कोलाइडी कण हमेशा आवेशित होता है। कोलाइडी कणों पर आवेश उसके कणों की प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रकृति के आधार पर कणों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के सॉल हो सकते हैं। पहला हो गया धन आवेशित सॉल और दूसरा हो गया ऋण आवेशित सॉल। मतलब पॉजिटिव चार्ज सॉल और नेगेटिव चार्ज सॉल। तो दोनों को हम डिफरेंस करते हैं कुछ एग्जाम्पल के आधार पर। जैसे जो ऑक्साइड है TiO2 धनावेशित है, और हम देखते हैं कि जो धातु है, धातु के रूप में जैसे हम कॉपर ले लें, सिल्वर ले लें, गोल्ड ले लें, तो ये मेरा ऋण आवेशित हो जाएगा। साथ ही हम हाइड्रेटेड धातु ऑक्साइड लें, जैसे Fe2O3, उसमें XH2O कर दीजिए, CrO3 XH2O, Al2O3 XH2O। और जो धातु के सल्फाइड हैं, तो सल्फाइड हो जाएगा आपका निगेटिवली चार्ज सॉल, और हाइड्रेटेड धातु ऑक्साइड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो हम लिखने वाले हैं ऑक्साइड धातु, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। चलिए अब है हम लिखें हाइड्रेटेड धातु ऑक्साइड। Fe2O3 XH2O रखते हैं, उसके बाद Al2O3 XH2O रख दें, CrO3 XH2O रख दें, और यहाँ हम लिखें धातु सल्फाइड As2S3 Sb2S3। तो धातु के हाइड्रेटेड धातु ऑक्साइड हो गए धनावेशित सॉल, और धातु के सल्फाइड हो गए ऋणावेशित। कुछ और उदाहरण हम लेंगे, जैसे हीमोग्लोबिन ले लेते हैं। हीमोग्लोबिन आपका पॉजिटिवली चार्ज सॉल हो गया। और वही हम कुछ रंजक लेते हैं, जैसे इयोसिन, कॉन्गो रेड। तो ये सब जो अम्ल रंजक हम कह सकते हैं इसे, तो ये अम्ल रंजक हो जाते हैं ऋणावेशित सॉल। फिर धातु के हाइड्रोक्साइड को देखेंगे हम, कि धातु के हाइड्रोक्साइड में क्रोमियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सारे हाइड्रोक्साइड धनावेशित सॉल होंगे। और वही ऋण आवेशित में आप चले जाइए तो स्टार्च है, चारकोल है, गोंद है, ये सब है। तो हम इससे पहले मिटा दें, और इधर जैसे मेरा धनावेशित सॉल है उसी प्रकार से हम रखेंगे, और इधर लिख दें
हीमोग्लोबिन, ये रक्त में, और यहाँ लिख दें अम्ल रंजक जैसे इयोसिन, कॉन्गो रेड। चलिए यहाँ हम रखेंगे धातु हाइड्रोक्साइड। तो धातु हाइड्रोक्साइड जैसे FeOH3, CrOH3, AlOH3, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। और यहाँ हो जाएगा स्टार्च, गोंद एटसेट्रा। तो इस तरह से हमने धनावेशित सॉल और ऋणावेशित सॉल को समझा। अब हम देखने जा रहे हैं जो अगला टॉपिक है मेरा कि ये चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुई, और इससे रिलेटेड हम कुछ मतलब थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जिसे आज नहीं नेक्स्ट क्लास में हम करने जा रहे हैं। तो आज हमने मुख्य रूप से कोलाइडी सॉल की विशेषता के अंतर्गत ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, प्रकाशीय गुण में हमने रंग पढ़ा, और विद्युतीय गुण में आवेश पढ़ा। हम इसे आवेश को विद्युतीय गुण भी कह सकते हैं। तो चलिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में।